Hello students, I hope you all are fine. We are reading our lesson 1, the last lesson. This lesson is about a schoolboy French who is always late to school. One day when he reached to school, he came to know that it was their last French lesson. M. Hamel, their teacher, who had faithfully devoted 40 years to the school, had to leave the next day. Then M. Hamel taught the last lesson with all patience. French said that it seemed as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our heads at one stroke. मानो वो एक ही दिन में सभी ने पढ़ा देना चाहते थे. After the grammar, we had a lesson in writing. छोटी क्लास है तो राइटिंग भी उनको कराई जाती है. That day, M. Hamel had new copies for us. M. Hamel उस दिन उनके लिए सबके लिए न्यू कॉपीज लेकर आए राइटिंग की. और उसमें जो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होती है, आपने अगर देखी हो तो उसमें ऊपर एक लाइन में कुछ शब्द लिखे होते हैं और उन्हीं वर्ड्स को नीचे कॉपी करना होता है. तो एम हैमल जो कॉपीज उनके लिए लाए थे उनमें उन्होंने सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेश, ये 4 शब्द लिखे थे. केवल ये एक तरीका था जताने का, बताने का कि हाँ वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. ऐसे लग रहा था मानो वो छोटे छोटे फ्लैग्स हैं, वो राइटिंग नोटबुक ना होकर फ्लैग्स हैं. देशभक्ति दिखाने का एक तरीका ही था, ये पैट्रियोटिज्म था मानो एक तरह का, अपने देश को एक फेथफुल ट्रिब्यूट. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. क्लास में सब बिल्कुल शांति से काम कर रहे थे. हमने इस लेसन में पढ़ा कि फ्रेंच कहता है किस तरह से जब क्लास में शोर हो रहा होता था तो वो चुपचाप अननोटिस्ड क्लास में एंटर कर लेता था. तो क्लास में डेली जनरली कंफ्यूजन का माहौल होता था, लेकिन आज everybody was quiet. द ओनली साउंड, अगर कोई आवाज़ आ रही थी, जब बहुत ज़्यादा चुप्पी होती है तो जब लिखा जाता है तो उस लिखने की स्क्रैचिंग ऑफ पेन भी सुनाई देती है, पेन चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है नोटबुक पर. और उस दिन ऐसा ही हो रहा था. वंस सम बीटल्स फ्ल्यू इन. बीटल्स पता होगा, कीड़े उड़ने वाले, भंवरा. कुछ बीटल्स क्लास में आ गए उड़कर, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. पर किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि जो सबसे छोटे बच्चे थे उनका भी नहीं. और उन्हें राइटिंग वर्क नहीं दिया गया था क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो राइटिंग नहीं कर रहे थे, अभी वो ड्राइंग के थ्रू ही सीख रहे थे. उन्हें क्या काम दिया था, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. उन्हें फिश हुक्स बनाने के लिए, ट्रेस करने के लिए बनाकर दिए गए थे, वो ट्रेस करके उन्हें ड्राइंग करनी थी. एज इफ दैट वॉज अ फ्रेंच टू. और वो इतने मगन होकर उस काम को कर रहे थे मानो वो भी फ्रेंच का ही एक पार्ट हो. जैसे तो फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रहे थे तो फ्रेंच भाषा को डिवोट कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे लगा मानो ये भी फ्रेंच हो. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. कूड, COO, कू. कूइंग की जो आवाज़ होती है, कोयल बोलती है जो, उसको कू कहा जाता है. ठीक है, पिजन्स की आवाज़ को भी कूइंग कहा जाता है. COO ये वर्ब है और इससे सेकेंड फॉर्म बनाई हुई है कूड. तभी छत पर कुछ पिजन्स ने क्वीन की, कबूतर बोले. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. टेक्स्ट बुक में ये लाइन दी गई है, क्वेश्चन है आपसे एक पूछा गया. और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. क्या है, क्या वो पिजन्स को भी फोर्स कर सकते हैं? यहाँ राइटर एक टोंट कर रहे हैं, एक सरकाज़्म है, व्यंग्य कर रहे हैं इंसानों पर कि एक इंसान दूसरे को तो फोर्स कर सकता है लेकिन प्रकृति उसके बस में नहीं है. नेचर पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता. पिजन तो पहले भी क्वीइंग करता था, अब भी क्वीइंग करेगा. वो ना ही फ्रेंच लैंग्वेज में क्वीइंग करता है, ना ही जर्मन में कर सकता है. तो
जब ये पिजन्स इस देश के हैं, इस देश के नागरिकों को तो वो बाध्य कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं अपनी भाषा बुलवाने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन यहाँ के पिजन्स को तो नहीं कर सकते। तो जब इन पिजन्स को नहीं कर सकते तो क्या हम इंसानों पर जोर जबरदस्ती करना जरूरी है? क्या वो उन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? नहीं ना। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another. ये जो लाइन है बेटा 2, ये एक बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। What was M. Hamel doing when the students were busy with their writing work? What was M. Hamel doing? M. Hamel was sitting motionless in his chair. Motionless, बिना हिले डुले, still जिसे हम कहें, चेहरे पर कोई भाव नहीं। After all, he had devoted 40 years to the school. एक एक चीज मानो उनके लिए ही है, उनके घर के समान है ये। Gazing first at one thing, gazing, stare करना, घूरना, ध्यान से देखना, एक चीज को देखते, फिर then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. मानो आज वो सब अपनी आंखों में बसा कर जाना चाहते थे, अपने जहन में बसा लेना चाहते थे कि इस छोटे से कमरे में हर चीज कैसी है। आज वो आखिरी दिन है उनका उस स्कूल में, तो मानो अपने याद में हमेशा के लिए उसे ताज़ा रखना चाहते हैं। फैंसी कहते हैं, कोई हैरानी नहीं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। For 40 years he had been there in the same place. After all, 40 years उन्होंने उसी जगह पर गुजारे हैं। With his garden outside the window, एक छोटा सा गार्डन भी उन्होंने बना लिया था। And his class in front of him, और उनकी क्लास, उस गार्डन के आगे उनकी क्लास, तो सब चीज़ें उन्होंने अपने हाथ से तैयार की हुई थी। Just like that, only the desks and the benches had been worn a smooth. 40 साल में क्या बदला है? 40 साल में जो वहाँ के डेस्क बेंच हैं वो और घिस घिस कर स्मूथ हो गए हैं। The walnut tree in the garden were taller. जो अखरोट, वॉलनट होता अखरोट, जो अखरोट के पेड़ उन्होंने वहाँ लगाए थे वो और ऊंचे लंबे हो गए हैं। And the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. जो होप वाइन, जो उन्होंने एक बेल वहाँ लगाई थी, वो इतनी ऊंची हो गई है कि छत तक पहुंच गई है, उसकी खिड़कियों तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट एट ऑल। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अगर यहाँ कोमा होता तब भी इसका अर्थ यही होता, बिकॉज। इसके बाद जब ये यूज होता है तो इसका अर्थ होता है बिकॉज। कितना उनका मन दुखी होगा कि अब जब उन्हें आवाज सुनाई दे रही है, उनकी बहन अपने बैग्स पैक कर रही है, ऊपर ट्रंक्स मूव हो रहे हैं। 40 साल उन्होंने वहां गुजारे हैं, वहीं रहते थे, अब उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन कमजोर इंसान नहीं, इतना साहस, इतनी हिम्मत रखी कि पूरा लेसन, पूरे दिन की पढ़ाई कराई। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड द बेबीज चैंटेड देयर अल्फाबेट्स। ये अल्फाबेट्स हैं। हिस्ट्री की क्लास भी ली, फिर अल्फाबेट्स बच्चों ने पढ़े वो भी। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद हिम। अब बुजुर्ग भी कुछ आए हुए थे गांव के, जो उनके साथ कभी पढ़े नहीं, जो स्कूल में ज्यादा समय तक गए नहीं, आज वो भी पढ़ रहे थे, अपनी लैंग्वेज को एक ट्रिब्यूट दे रहे थे। ओल्ड होजर जो अपने साथ बुक लेकर आए थे, प्राइमर नर्सरी बुक, वो उसे पढ़ रहे थे खोलकर, और उन्हें साथ साथ बच्चों के साथ वो बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही वो टू वॉज क्राइंग। वो भी रो रहे थे, रोते हुए पढ़ पा रहे थे। और जब हम रोते हुए बोलते हैं तो अक्सर हमारी आवाज क्या होती है? ट्रेम्बल विद इमोशन, कांप जाती है आवाज। ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। इट वॉज रियली फनी, फनी भी था टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई,
ये ऐसी सिचुएशन थी, उनकी आवाज सुनकर, उन्हें सुनकर हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था, दुख भी हो रहा था उन्हें देखकर। ओह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। आज आखिरी दिन फ्रेंच ने वो लेसन बहुत ध्यान से पढ़ा था, इसीलिए उसे वो आखिरी फ्रेंच लेसन बहुत अच्छी तरह ध्यान था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी चर्च क्लॉक में 12 बजने की आवाज सुनाई दी। देन द एंजल्स, एंजल्स जो दोपहर की प्रेयर होती है क्रिश्चियंस की, रोमन कैथोलिक्स की, उसे एंजल्स बोला जाता है। तभी प्रेयर की आवाज, एंड एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। तभी प्रशियन सोल्जर्स जो अपने ड्रिल से, अभ्यास से वापस आ रहे थे, उनकी आवाज सुनाई दी ट्रम्पेट्स की। ट्रम्पेट्स बिगुल, बिगुल बजा। इसका क्या अर्थ था कि नाउ हियर बिगिंस द रूल ऑफ प्रशिया। Amhamel stood up very pale in his chair. Amhamel उठे, very pale, बिल्कुल पीला। बीमारी की वजह से जब पीले हो जाते हैं अक्सर, तब पेल और वैन यूज किया जाता है। आज वह दुखी थे, उठे और क्या कहते हैं, My friends, said I never look him so tall. मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। इसका अर्थ क्या है? आज फ्रेंच की नज़रों में उनका कद भी बहुत ऊंचा हो गया था। अपना आखिरी फ्रेंच लेसन पढ़ाया उन्होंने और क्या कहने लगे एमहैमल उठे जब, माई फ्रेंड्स सेड ही, आई कुछ बोलना शुरू किया उन्होंने, बट समथिंग चॉक्ड हिम एंड ही कुड नॉट गो ऑन। लेकिन उनका गला भराया, चौक हो गया, रुक गया, आवाज ही नहीं निकली। सिर्फ उन्होंने क्या किया, देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, took a piece of chalk and bearing on all his might, might मतलब strength, जितनी ताकत उनके अंदर थी, मानो अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, and he wrote as large as he could, जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उस बोर्ड पर लिख दिया, विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रेंच लैंग्वेज में लिख दिया। Then he stopped and leaned his head against the wall. बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत भावुक होता है इंसान तब भी नहीं बोल पाता, और कुछ नहीं लिखा। और लीन होता है सहारा लेकर, लीन एक तो होता है दुबला पतला, एज अ वर्ब यहाँ इसका अर्थ होता है, लीन का एज अ वर्ब इसका अर्थ है कि सहारा लेकर खड़े होना। दीवार के सहारे अपना सिर टिका लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक इशारा किया। क्या? द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि अब तुम्हारी छुट्टी हो गई है, अब आप सब जा सकते हैं। And here ends the last lesson of French language. This was your lesson. Read the lesson very carefully as it shows the emotions of a teacher Amhamel and a student French. Read the lesson very carefully. It is a very important lesson. You may be asked any question. Thank you.